Hello friends, welcome to Pass Karo Test English Mock Test number 4. Let's start the test. English Grammar and Vocabulary Quiz. Error Identification. Some parts of the sentences have errors and some are correct. ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में से कोई पार्ट इसका इनकरेक्ट है, तो हमें उसमें से इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है. Being very late, Manoj slash could not return back slash from Meerut last night. तो इनमें से कौन सा पार्ट गलत होगा? Being very late, Manoj could not return back from Meerut last night. Yes, right. Return back दोनों एक साथ नहीं आएंगे. जब रिटर्न का मतलब ही हो गया कि वापस आ गया, तो फिर बैक लगाने की ज़रूरत नहीं थी. ये बैक यहाँ पर नहीं आना चाहिए था. तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? ये कुड नॉट रिटर्न बैक, बी पार्ट है. तो बी पार्ट में मिस्टेक है, इसको हमें चूज करना है. नेक्स्ट है, अहमद वाज प्राउड फॉर स्लैश हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. मतलब मैं अहमद खेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था उसे. तो इसमें क्या आएगा? कौन सा इसमें पार्ट गलत होगा? अहमद वाज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर कोई एरर नहीं. तो भाई इसमें जो एरर है ना, वो है अहमद वाज प्राउड फॉर. यहाँ पर प्राउड फॉर नहीं आना चाहिए, प्राउड ऑफ आना चाहिए. अहमद वाज प्राउड ऑफ, ये वाला यहाँ पर गलत है, ऑफ आना चाहिए. नेक्स्ट है, प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माई न्यू एड्रेस. अब यहाँ पर क्या आएगा? क्या गलत है? प्लीज सेंड या दिस पार्सल एट या माई न्यू एड्रेस, या इसमें कोई एरर है ही नहीं. तो यहाँ पर है, एरर तो है इसमें, और वो ये वाला दिस पार्सल एट, पार्ट बी में एरर है. और क्या एरर है? जब हम किसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं, किसी जगह पर डिलीवर करने की, किसी चीज़ को भेजने की, तो वहाँ पर प्रपोजिशन जो होता है वो टू होता है, एट होता है स्टैटिक लोकेशन के लिए. तो यहाँ पर सही आना चाहिए, सेंड दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस. राइट. तो दिस पार्सल एट की जगह पे दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस आना चाहिए था. नेक्स्ट है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट फेल्ड. यहाँ पर मुझे लगता है आपने गलती ढूंढ ली है. फेल्ड, हाँ, फेल्ड की स्पेलिंग गलत है. फेल्ड की सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? FAILED, ये होनी चाहिए थी. यहाँ पे ई मिसिंग है एल और डी के बीच में. तो बट फेल्ड, ये पार्ट सी वाला, ये गलत है. फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं. ही इज ए ऑनरेबल मैन. क्या गलत है? ही इज अ ऑनरेबल या मैन? यस, आपने यहाँ पर भी गलती सही पकड़ी है. ये एच बेशक से यहाँ पर सबसे पहले आ रहा हो, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो इसको ऑनरेबल, अ की आवाज़ आती है, तो अ के साथ यहाँ पे ए नहीं एन आना चाहिए. ही इज़ एन ऑनरेबल मैन. तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है पार्ट बी. बी पार्ट में सुधार होना चाहिए. सिक्स्थ क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर appears to be incorrect as Dr. जाकिर हुसैन was not born in अहमदाबाद. यानी कि राइटर के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है वो गलत प्रतीत होती है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन इलाहाबाद में पैदा नहीं हुए थे. तो इसमें क्या गलती है? द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर appears to be incorrect as Dr. जाकिर हुसैन was not born in इलाहाबाद, या फिर नो एरर. तो इस सेंटेंस में तो कोई एरर दिख नहीं रहा है, ठीक लग रहा है. तो ऑप्शन डी हम कर देंगे. ऑप्शन डी, नो एरर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है,
ए ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री। एक साहसी व्यक्ति को हमेशा अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो क्या इसमें गलती है? ए ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री, या फिर नो एरर, कोई एरर नहीं है। देखो यहाँ पर आना चाहिए जो प्रपोजिशन होता है एडजेक्टिव लॉयल के साथ, टू। ए ब्रेव मैन शुड बी लॉयल टू हिज ऑन कंट्री। तो ये लॉयल फॉर नहीं, लॉयल टू आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सुधार होना है, ऑलवेज बी लॉयल टू हिज ऑन कंट्री। 8th क्वेश्चन है, आई एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। अब इसमें क्या आएगा? आई एंटर्ड में करेक्शन होनी है, द रूम में करेक्शन होनी है, फ्रॉम द विंडो में होनी है, या नो एरर। यहाँ पर फ्रॉम द विंडो का मतलब ये होता है इंग्लिश में जब हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से आया है कि विंडो से आया। भाई विंडो से आया है कि विंडो के थ्रू आया है? विंडो से तो से आया का मतलब ये है कि वो विंडो में ही बैठा हुआ था क्या? कहीं बाहर से आया है, घर ऑफिस से आया, पार्क से आया है, कहाँ से आया है? तब फ्रॉम आ सकता है, फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो विंडो है, विंडो में आएगा यहाँ पर थ्रू, फ्रॉम नहीं आएगा, थ्रू आएगा। तो ऑप्शन सी में करेक्शन होनी है। विंडो तो सिर्फ एक पैसेज का वो है ना, जरिया। विंडो का प्रयोग करके तो अंदर घुसा है, आया तो कहीं और से है। तो ऐसे इसमें सेंटेंस में फ्रॉम की जगह थ्रू थ्रू यहाँ पर आएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज गिव मी 2 डोजन्स बनाना एंड ए पीस ऑफ कोकोनट। हाँ, इसमें गलती ढूंढनी आसान है। एक तो ये डोजन्स, ये वाला एस्ट्रोफ और एस लगाकर नहीं आना था, और बनाना नहीं, बनानाज आना चाहिए था। 2 मिस्टेक्स हैं। तो ये वाला पार्ट जो है बी पार्ट, इसमें हमें करेक्शन करनी है। और करेक्शन क्या आएगी यहाँ पर? क्या आएगा? जैसे ये फ्रेज, जो सही फ्रेज होता है वो होगा 2 डोजन बनानास। तो ये तो यहाँ पर 2 अलग उसमें पहले पार्ट में ए में, वहाँ पर, और 2 में उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है। मिस्टेक यहाँ पर है, ये नहीं आना था और यहाँ पर एस आना चाहिए था। तो पार्ट बी में करेक्शन होनी है। 10th है, ही यू एंड आई विल सोल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। मैं, आप और वह मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। करें सोल्व। देखो कहाँ पर है दिक्कत और कैसे इसको सोल्व करेंगे। ए, ही यू एंड आई, इसमें करेक्शन होनी है। विल सोल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, या फिर कोई एरर है ही नहीं, कुछ सोल्व नहीं करना हमने। दिक्कत तो है। देखो जब ही, यू एंड आई, इन तीनों का हम यूज कर रहे हैं, तो इनका यूज में एक कन्वेंशन होती है। और वो कैसे होती है कि इसमें हम सबसे पहले तो जो सेकंड पर्सन है यानी कि यू को पहले यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं जो थर्ड पर्सन है यानी कि ही, और फिर लास्ट में आई। तो आई तो खैर इन्होंने लास्ट में किया हुआ है। तो यू, ही एंड आई, इस तरह से ये आना चाहिए था। और बाकी कोई इसमें दूसरी प्रॉब्लम है नहीं, ये है इसमें कन्वेंशन का यूज़ सही नहीं है। तो करेक्शन अगर करनी है तो इसी में ही होनी है। चलो अब आ गए फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, हमें उनमें से चुनना है। तो पहला है, आई प्रेफर चेस डैश कैरम। आई प्रेफर चेस देन कैरम, टू कैरम, फोर कैरम, या फ्रॉम कैरम। यानी कि मैं कैरम की बजाय चेस को प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ, उसको वरीयता देता हूँ। सही हिंदी में तो ऐसे होता है। हाँ, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? देन, टू, फोर, या फ्रॉम? जी हाँ, यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन बी, आई प्रेफर चेस टू कैरम। मैं कैरम
के मुकाबले चेस को वरीयता देता हूँ। चलो नेक्स्ट है, जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड द एक्सीडेंट, फॉर द एक्सीडेंट, टू द एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट या विद, क्या आएगा इनमें से? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लिए जॉन को ब्लेम किया गया, उनको इसका ब्लेम को क्या कहते हैं हिंदी में, आरोप किया गया, आरोपित किया गया। 13th क्वेश्चन है, द एग्जाम डैश एट 10 AM टुमारो, बिगिंस, इज बिगिनिंग, वुड बिगिन या बिगिन, खाली बिगिन आएगा। तो यहाँ पर जो सही होगा इनमें से वो होगा ऑप्शन ए, बिगिंस। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे इंग्लिश के, तो उसमें जो फ्यूचर टेंस में भी है इसी तरह से बिगिंस, जैसे द टेस्ट मैच बिगिंस टुमारो, द वर्ल्ड कप क्रिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। तो वहाँ पर ये इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब नेक्स्ट है 14th, इफ़ आई हैड नोन इट वॉज योर बर्थडे आई डैश बेक्ड ए केक, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा बर्थडे है तो मैं एक केक बेक कर देता या कर देती। अब यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, वुड है, विल हैव, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव तो नहीं आएगा कि मैं एक केक बेक नहीं करता, ऐसा तो कौन कहेगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, वुड हैव। अब है नेक्स्ट 15th, लेट अस नॉट फाइट डैश पैटी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हम नहीं लड़ें। लेट अस नॉट फाइट ओवर पैटी प्रॉब्लम्स, अबाउट पैटी प्रॉब्लम्स, ऑन पैटी प्रॉब्लम्स या विद पैटी प्रॉब्लम्स। कंफ्यूजन है ओवर और ऑन में, लेकिन सही जो है वो है ऑप्शन ए, ओवर। लेट अस नॉट फाइट ओवर पैटी प्रॉब्लम्स। 16th है, माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 children डैश अराइव्ड, इज अराइव्ड, आर अराइव्ड, हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, हैज अराइव्ड। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो माई सिस्टर, इनके अकॉर्डिंग होगी। ये हर 2 children और ये मिला के तो प्लूरल हो जाता है ना, हैव आना चाहिए, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, और ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज आएगा। माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 children हैज अराइव्ड। 17th है, यू हैव नो डैश टू ऑर्डर मी, मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारे पास ऑथोरिटी नहीं है, ऑथर नहीं है, परमिशन नहीं है या ऑडेसिटी नहीं है। तो भाई ये तो सही है कि ऑथोरिटी नहीं है तुम्हारे पास, मुझे ऑर्डर देने का कोई अधिकार या कोई हक नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑथोरिटी यहाँ पर सही होगा। 18th क्वेश्चन है, द थीफ डैश विद द ऑर्नामेंट्स, गहनों के साथ चोर, मेड अवे, मेड ऑफ, मेड अप, मेड आउट। और मुझे याद आ रहा है कि इंग्लिश की जब फ्रेजल वर्ब्स का वीडियो बनाया था तो उसमें शायद ये एग्जाम्पल था चोर वाला, और चोर गहने लेके क्या हो गया, मेड ऑफ, लेकर उड़ गया समझो, है ना। तो ये वाला ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, द मैनेजर गेव हिज डैश टू द प्रपोजल, कंसेंट, एक्सेंट, एसेंट या सूद। तो इनमें से क्या होता है, मैनेजर ने अपनी कंसेंट दे दी है, यानी कि सहमति दे दी है, तो ये आएगा ऑप्शन ए। ये वाला जो है इसका अर्थ होता है कि किसी का प्रोनाउंसिएशन में कोई स्पेशल एम्फेसिस देना, और एसेंट का मतलब होता है कि अपवर्ड मूवमेंट, क्लाइम करना, तो ये यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं बनता। और सूद का मतलब होता है कि
काम, शांत, रिलीव्ड, तो उसका भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बनता। चलो 20th क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन शाउटेड डैश द टॉप ऑफ देयर वॉइसेज, यानी कि बच्चे अपने वॉइस, अपनी आवाज के बिल्कुल ऊंची आवाज में चिल्लाए। शाउटेड इन द टॉप, एट द टॉप, ऑन द टॉप, फॉर द टॉप, ऐसे इसमें जगह पर आता है एट द टॉप। बच्चे अपनी आवाज के एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस चिल्लाए। चलो अब आ गए हैं सिनोनिम्स। यहाँ पर हमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। डिसगस्ट, डिसगस्ट का यहाँ पर क्लोथिंग, लोथिंग, मिसट्रस्ट या डस्ट। तो डिसगस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, बिल्कुल उससे चिढ़ जाना या बिल्कुल नापसंद करना, डिसगस्ट। तो इसका जो सही सिनोनिम यहाँ पर बेस्ट फिट बैठता है वो होता है ऑप्शन बी। मिसट्रस्ट मतलब कि अविश्वास, डस्ट मतलब धूल, क्लोथिंग मतलब कपड़े वपड़े। एनमिटी, इसका क्या मतलब होता है? इरिटेशन, आफुलनेस, ऑडेसिटी या हॉस्टिलिटी। और इसमें जो ये वर्ड है, इरिटेशन का मतलब होता है किसी से ऐसे इरिटेट होना, अनोय होना, चिढ़ना, नापसंद करना, वही सेम। और आफुलनेस होता है बहुत बुरा, बहुत अनप्लीजेंट होना, इस तरह का। ओडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, र्यूड ज़्यादा होना। तो एनिमिटी का जो सही सिनोनिम होगा इनमें से वो होगा हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस, ओपोजिशन, ये इसके हॉस्टिलिटी के मीनिंग होते हैं। फुटाइल, फ्रूटफुल, डिफिकल्ट, यूजलेस, प्रोडक्टिव। फ्रूटफुल मतलब जो किसी काम का हो, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, यूजलेस जो किसी काम का ना हो, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो कि किसी काम को कर सके। फुटाइल का ऑपोजिट होता है प्रोडक्टिव तो, बल्कि। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ना, यूजलेस, ये फुटाइल का सही सिनोनिम होगा। अब आपको फुटाइल का भी मतलब पता चल गया होगा कि यूजलेस होता है। चलो अब यहाँ पर 24 में क्या करना है? चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। चलो अब ऑपोजिट हमें ढूंढना है। वियरी, टायरसम, एनर्जेटिक, यूज्ड या टॉर्न। तो इसका ऑपोजिट होगा वियरी का एनर्जेटिक, और इसका अर्थ होता है ये वाला टायरसम। यूज्ड मतलब जिसका प्रयोग हो गया, टॉर्न मतलब जो फटा हुआ है, जैसे कपड़े फटे हुए, रिप्ड। चलो 25वां है एबोलिश। एबोलिश का क्या मतलब होता है? डेमो नहीं, हमें तो वो ढूंढना है ऑपोजिट। हाँ, एबोलिश का ऑपोजिट क्या होगा? डेमोलिश, एलिमिनेट, इरेडिकेट या एस्टेब्लिश। तो एबोलिश का मतलब होता है, इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एस्टेब्लिश। एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, कोई इंस्टीट्यूट, कोई प्रैक्टिस, उसको बंद कर देना। और एस्टेब्लिश मतलब होता है उसको शुरू करना, स्थापित करना। ठीक। इरेडिकेट मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, जैसे पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। एलिमिनेट का भी वही मतलब होता है, समाप्त कर देना। डेमोलिश मतलब विध्वंस कर देना। तो एबोलिश का जो ऑपोजिट होगा वो होगा एस्टेब्लिश। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का ऑपोजिट क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट, स्टिंजी, प्रोस्पेरस या बेनेवोलेंट। अब इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है कि जिस पे कम खर्चा है, केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, है ना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा। प्रोस्पेरस मतलब रईस, खूब बढ़िया, जिसके पास धन है। और बेनोवेलेंट का मतलब जो काइंड हो, ये एक तरह से दयालु, इस तरह का। और इसका मतलब होता है, स्टिंगी का मतलब होता है जो कंजूस हो, अनविलिंग टू गिव और स्पेंड मनी। चलो अब है 4 alternatives आर गिवन फॉर द अंडरलाइन ईडियम फ्रेज।
इस इडियम का हमें मतलब बताना है। टू बी इन हॉट वाटर, हॉट वाटर गर्म पानी में होना, इसका क्या अर्थ होता है? टू बी इन ट्रबल, टू बेद इन हॉट वाटर, टू जंप इन ए पूल, टू कमिट सुसाइड। तो टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना, टू बी इन ट्रबल। वेट ब्लैंकेट यानी कि गीला कंबल, गीला कंबल का क्या मतलब होता है? गुड कंपेनियन, वार्म एंड फ्रेंडली, किल जॉय या हेल्पफुल। गीले कंबल का मतलब होता है ऑप्शन सी, किल जॉय। किल जॉय यानी कि जो मतलब मजा किरकिरा करते हैं। अब कंबल किसी का गीला हो गया है और उसको उड़ना है तो उसका तो सारा मजा ही किरकिरा होगा ना, तो किल जॉय इसका सही अर्थ होगा। 29th क्वेश्चन है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियों की बारिश, क्या मतलब है इसका? हैवीली, ड्रिजिंग, स्कैटर्डली या थिनली। तो इसका मतलब होता है हैवीली, बहुत भारी। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत भारी बारिश होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंग्लिश के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपने इनसे कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपने नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में आप अपने सजेशंस, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट।